हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई है इसे कंटिन्यू रख रहे होंगे। आज की जो हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि टेस्ट पेपर डिस्कस किया था। हमने 1 से लेकर 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन उसमें हमने उसको डिटेल से रीड करने की वजह से वो थोड़ी क्वेश्चन है उसमें कम डिस्कस हुए थे। आज हम करेंगे कि हम पूरे क्वेश्चन है एक ही क्लास में रिकॉर्ड कर लें और उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी, जब भी मुझे टाइम लेगा तो मैं नेक्स्ट 1-2 क्लास और रिकॉर्ड कर दूंगी, जिसमें आपको जितने भी डिजीज़ वाले हैं, जितने भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेनली रूप से हम उनको डिस्कस कर लेंगे और विथ थ्योरी पार्ट उसको डिस्कस कर लेंगे। साथ ही ये वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं इनके रिगार्डिंग भी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी होगी तो वो भी उन थ्योरी के साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे ये पार्ट। तो इसमें हम मेनली रूप से क्वेश्चन हैं उनको लेकर चल रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि मेनली रूप से हम क्वेश्चन नहीं लेके चलेंगे, जो थ्योरी दी हुई होगी उसको डिस्कस करेंगे, साथ ही हम कुछ अदर अगर होगा इम्पोर्टेंट तो उसको भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट है इस पर नहीं करेंगे। हम अलग से क्लास है, वो टाइम मिलेगा तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगी, तो अलग क्लास भी आपको प्रोवाइड करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की जो क्लास है इसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपके जनरल साइंस के रिगार्डिंग है, वो टेस्ट में पूछे जा सकते हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन है वो साइंस में बनते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आज का क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा कि भारत में जो न्यूमोकोकल संयुक्त वैक्सीन दी जाती है, न्यूमोकोकल जो संयुक्त टीके दिए जाते हैं, ये इनके रिगार्डिंग विभिन्न कथन इसमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं और आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है असत्य कथन है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट बताया गया है कि न्यूमोकोकल जो डिजीज़ है ये एक प्रकार की बैक्टीरिया रिगार्डिंग आपको डिजीज़ देखने मिलती है और इससे जो भी इन्फेक्टेड जो भी होता है आपके बॉडी पार्ट, वो मेनली रूप से आपके लंग्स होते हैं, आपका ब्लड होता है, आपका ब्रेन होता है। तो ये मेनली रूप से इससे क्या होते हैं आपके इन्फेक्टेड होते हैं। सेकंड इसमें कथन दिया है कि इस जो न्यूमोकोकल संयुक्त वैक्सीन दी जाती है, न्यूमोकोकल जो कंजक्टेड वैक्सीन दी जाती है, इससे मेनली रूप से 13 प्रकार के जो बैक्टीरिया जनित डिजीज होती हैं इनसे आपका बचाव है वो होता है। तो ये प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है अगेंस्ट 13 टाइप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। तो इसमें से आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का कथन चयन करना है। तो दोनों कथन सत्य हैं। न्यूमोकोकल डिजीज है, न्यूमोकोकल है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया जनित डिजीज है और इससे आपके मेनली रूप से लंग्स, ब्लड, ब्रेन है ये प्रभावित होते हैं। और इसके रिगार्डिंग जो हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है न्यूमोकोकल संयुक्त टीके, इसमें 13 प्रकार के जो भी बैक्टीरिया जनित रोग है इनसे बचाव के लिए इस प्रकार की वैक्सीन दी जाती है। तो ये कथन है इसमें सत्य है। नेक्स्ट हम तो इसमें जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा आपका डी ऑप्शन सही है। इसके आप देखोगे थ्योरी पार्ट आपको देखने मिलेगा कि न्यूमोकोकल जो रोग है एक प्रकार का बैक्टीरियल जनित रोग हो, बैक्टीरिया से न्यूमोकोकल, बैक्टीरिया नाम में न्यूमोकोकल है और जो बैक्टीरिया का नाम के ऊपर ही इसका नाम रखा गया है, तो न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के कारण होने वाले एक प्रकार की बीमारी को संदर्भित करता है और इसमें जीवाणु निमोनिया सहित कई प्रकार की बीमारी का कारण बन सकते हैं जो आपके लंग्स को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो न्यूमोनिया के अलावा जो न्यूमोकोकल बैक्टीरिया है अन्य संक्रमण भी पैदा कर सकता है, जैसे कान में, और इसके अलावा साइनस से आपकी मेगिनस जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाले जो भी टिश्यू होते हैं उनके रिगार्डिंग मेगिनस एंड बैक्टीरियल जनित जो भी होते हैं उनके रिगार्डिंग आपको जो भी बॉडी पार्ट है उनको प्रभावित कर सकते हैं बैक्टीरिया, ये वाला बैक्टीरिया। इसके रिगार्डिंग जो वैक्सीन दी जा रही है PCV13 न्यूमोकोकल जो संयुक्त टीके दिए जा रहे हैं, न्यूमोकोकल जो कंजक्टेड वैक्सीन दी जा रही है 13 वाली, उसमें 13 प्रकार के जो भी आपकी बैक्टीरिया है वो उससे आपको बचाने का कार्य करती है और एक प्रकार के जो रोग का कारण बनते हैं उन रोग से आपके क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है अगेंस्ट 13 प्रकार के जो भी डिजीज़ है उनके अगेंस्ट आपकी बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य है वो करती है। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्राय सुनने जाने वाला ल्यूकेमिया जो मेनली रूप से सुनने को देखने को मिलता है, ये एक प्रकार की गंभीर प्रगति का एक प्रकार का कैंसर आपको देखने मिलेगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस ल्यूकेमिया जो कैंसर होता है इसमें कौन सा पार्ट है, कौन सा अंग है, या फिर हम कहें कि आप मेनली रूप से जानते हैं कि आपके ब्लड में एक तो प्लाज्मा होता है और कुछ सेल वगैरह होती है, तो उनमें से पूछा गया कि किसकी संख्या में असाधारण ग्रोथ है वो आपको देखने मिलती है।
तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं और इसके अलावा बोन मेरो अस्थि कोशिका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माना गया है श्वेत रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकेमिया जो एक प्रकार का कैंसर है, इसमें रक्त का कैंसर होता है, ल्यूकोसाइट या फिर WBC या अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। ये स्थिति आमतौर पर तब बनती है जब बॉडी क्या करती है, असामान्य रूप से WBC से अधिक उत्पादन है वो करता है, और अतः विकल्प ए इसमें करेक्ट माना गया था। तीमर माइलॉइड ल्यूकेमिया, एक्यूट्यूर लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, जीन उल संवक ल्यूकेमिया और क्रोमिक लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया। संवलक का नाम यहाँ पर मिलियोड ल्यूकेमिया बताया गया है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मलेरिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। मॉस्को लिरिक्स है, ये मलेरिया की पहली वैक्सीन थी। विभिन्न कथन दिए हुए हैं, उनमें से आपको असत्य कथन चयन करना है। मॉस्को लिरिक्स मलेरिया की पहली वैक्सीन आपको देखने मिलती है। सेकंड आपको कथन दिया गया है इस वैक्सीन का WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके द्वारा इसको अनुमोदित किया गया है। तो दोनों कथन सत्य है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों कथन सत्य हैं। जो मॉस्को लिरिक्स है ये मलेरिया की पहली वैक्सीन थी और इसको WHO ने अनुमोदित किया था। एंड यहाँ क्वेश्चन की व्याख्या में आपको देखने मिलेगा RTS AS01 ट्रेड नेम मॉस्को लिरिक्स एक इंजेक्टेबल वैक्सीन देखने मिलती है जो पी फैल्सीफेरम है उसको लक्षित करता है। मेनली रूप से जब आप बात करते हो ये मलेरिया किससे होता है, मच्छर से होता है। मच्छर का नाम आपको देखने मिलेगा मादा एनाफ्लीज मच्छर है। जो एनाफ्लीज मच्छर होती है मादा, उससे क्या होता है आपका मलेरिया होता है। इसके अलावा आप देखते हो मादा एंडीज, जो एंडीज होती है उससे विभिन्न प्रकार के डिजीज होते हैं, जिसमें आपको डेंगू देखने को मिलता है, जिक्का बुखार आपको देखने को मिलता है, पीला बुखार देखने को मिलता है, और इसके अलावा चिकनगुनिया है वो देखने मिलता है। तो मेनली रूप से ये 4 डिजीज है, चिकनगुनिया, जिका बुखार, पीला बुखार और डेंगू, ये मादा एंडीज से देखने मिलती है। एनाफ्लीज मलेरिया की रिगार्डिंग है। और इसके अलावा एक बच गई आपकी मादा क्यूलेक्स। मादा क्यूलेक्स है, इससे आपको देखने मिलता है जापानी हाथी पाँव, जापानी एंसीफ्लाइटिस, या जिसे हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। और इसके अलावा एक और होती है मादा क्यूलेक्स से एक डिजीज और होती है, इसमें आगे आ जाएगा या तो इसका नाम ल्यूकेमिया होना चाहिए, शायद तक ल्यूकेमिया या इस प्रकार से एक नाम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमने मलेरिया और मच्छर से रिगार्डिंग होने वाली जो भी बीमारी है उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है आपके किडनी स्टोन के रिगार्डिंग, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं उनके लिए भी। तो किडनी स्टोन के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें आपको पूछा गया है इसमें मेनली रूप से किन कारकों को शामिल किया जाता है। फर्स्ट बताता है यूरिक एसिड, सेकंड बताया जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, थर्ड बताता है कैल्शियम फास्फेट। तो जो आपके किडनी स्टोन बनता है मेनली रूप से इन तीनों से ही बनता है उपरोक्त सभी। इसमें 80% पार्ट आपको देखने मिलेगा कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट कैल्शियम फास्फेट है, इसका 80% पार्ट आपको देखने मिलेगा। और अदर पार्ट में आपको यूरिक अम्ल देखने मिल सकता है, स्टोवाइट देखने को मिल सकता है और सिस्टीन देखने को मिल सकता है। इससे आपका क्या होता है, आपकी किडनी स्टोन की समस्या है ये प्रॉब्लम होती है, क्रिएट होती है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एंटीबायोटिक्स के रिगार्डिंग। एंटीबायोटिक्स है, इनके रिगार्डिंग आपको सत्य कथन है इसका चयन करना है। फर्स्ट कथन दिया है ये प्राकृतिक होते हैं, सही कथन है एंटीबायोटिक्स प्राकृतिक होते हैं। सेकंड बताया गया है पेनिसिलिन बैक्टीरिया से होने वाली प्रतिजैविक औषधि है, नहीं पेनिसिलिन है बैक्टीरिया से नहीं होती, पेनिसिलिन होती है आपकी फंगस से, तो ये होती है फंगस से, कवक से होती है। सेकंड कथन दिया हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये कवक से प्राप्त होने वाली प्रतिजैविक औषधि है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये कवक से नहीं होती, ये मेनली रूप से आपके बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। तो इसमें दोनों कथन को उल्टा किया हुआ है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये बैक्टीरिया से होती है और पेनिसिलिन है ये कवक से प्राप्त होती है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए है उसको करेक्ट माना गया है। आप इसकी क्वेश्चन की व्याख्या भी देख सकते हैं।
एंटीबायोटिक्स है मेनली रूप से नेचुरल है, तो एक सही। पेनिसिलिन काउक से, यहाँ पर पेनिसिलिन काउक से प्राप्त होती है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो बैक्टीरिया से प्राप्त एक प्रकार की दवा है, वो देखनी होती है। तो यही इसमें व्याख्या लिखी हुई है। नेक्स्ट भी हमने जो डिस्कस किया है मच्छर से होने वाली बीमारियों की रिगार्डिंग, उसी के रिगार्डिंग आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि सुमेलित युग्म को आपको बताना है। तो सुमेलित युग्म आपको इसमें आंसर दिया हुआ है। ए ऑप्शन ही सुमेलित है। डेंगू बुखार है वो मादा इंडिस से होता है। मलेरिया की हमने बात की, मादा एनाफिलिस से होता है, और क्यूलेक्स से कौन सा होता है आपका जापानी एंसीफ्लाइटिस, या फिर इसे हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। तो ये होता है आपके मादा क्यूलेक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिंजोफ्रेनिया बीमारी के रिगार्डिंग। सिंजोफ्रेनिया जो डिजीज होती है ये मेनली रूप से बॉडी के किस पार्ट से संबंधित होती है? तो सिंजोफ्रेनिया जब डिजीज़ की बात करते हैं तो ये होती है मेनली रूप से आपके मस्तिष्क, ऑप्शन सी। इसमें क्या होता है कि एक प्रकार का ये गंभीर मानसिक विकार होता है, ये सीरियस मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें लोग हैं वो असामान्य रूप से वास्तविकता की व्याख्या है, असामान्य रूप से वास्तविकता की व्याख्या करते हैं, जैसे मतिभ्रम, भ्रम या बाहरी रूप से अव्यवस्थित सोच या व्यवहार का कुछ संयोजन इसमें हो सकता है, जो हमारी जो दैनिक कामकाज है उसको ये बाधित करता है और अक्षम है वो हो सकता है। तो इस प्रकार की जो डिजीज होती है उसको क्या बोलते हैं? सिंजोफ्रेनिया। सिंजोफ्रेनिया मस्तिष्क के रिगार्डिंग जो भी डिसऑर्डर होते हैं, इसमें कुछ अदर डिसऑर्डर की बात करोगे तो इसमें आपको एक तो देखने मिलेगा फॉल्स बिलीफ के रिगार्डिंग। फॉल्स बिलीफ को कुछ भी झूठी अवधारणा वगैरह बना ली तो वो होता है एक। इसके अलावा आपकी एक हेल्यूजन नामक बीमारी भी हो जाती है, जिसमें भी कुछ ऑब्जेक्ट है ही नहीं फिर भी ऐसे आभास होता है जो होते हैं ना, मान लो कि एक मानने के लिए, एग्जांपल के लिए कि भूत जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको जो व्यक्ति है उस जिसको हेल्यूजन नामक बीमारी होता है उसको इस प्रकार का आभास होता है कि कोई है उसके आसपास। और बाकी हेल्यूजन इस प्रकार की बीमारी होती है एंड ऐसे उसे बार बार लगता है कि उसे कोई आवाज़ दे रहा है। एक हमने फॉल्स देख लिया, फॉल्स बिलीफ, या फिर इसे डिल्यूजन भी बोलते हैं फॉल्स बिलीफ वाली को। एक इल्यूजन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे लगता है ये गलत है तो वो उस ऑब्जेक्ट का गलत परसेप्शन है वो निकाल लेता है। रस्सी को सांप समझ लेना, इस प्रकार का एग्जांपल किस में आता है? आपके इल्यूजन में आता है। डिप्रेशन, तनाव भी एक प्रकार का मस्तिष्क के रिगार्डिंग होता है। बाईपोलर डिसऑर्डर है वो भी किसके रिगार्डिंग होते हैं? मस्तिष्क के रिगार्डिंग। मानसिक मेंटल इलनेस है वो आपको देखने मिलेगी। तो डिल्यूजन, फॉल्स बिलीफ, हेल्यूजन और इल्यूजन, सिंजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, बाईपोलर डिसऑर्डर है, ये किस में आते हैं? आपके मेंटल रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं 13 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें आपको पूछा गया है ओमेगा 3 वशीय अम्ल के रिगार्डिंग। ओमेगा 3 वशीय अम्ल है, इसके रिगार्डिंग आपको असत्य कथन है, इसको आपको फाइंड आउट है वो करना है। इनकरेक्ट जो कथन है इसको आपको चयन करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। फर्स्ट कथन कहता है कि यह द्विबंध युक्त वशीय अम्ल है। जो फैटी एसिड है ये डबल बॉन्ड से युक्त आपको देखने मिलते हैं। जो हम बात कर रहे हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, उसके रिगार्डिंग यह एलडीएल की मात्रा को बढ़ाता है और यह हृदय रोगियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो इसमें असत्य देखोगे तो इसमें आपको एक ही देखने मिलेगा, ऑप्शन 2। एलडीएल की मात्रा को बढ़ाते नहीं है, एलडीएल की मात्रा को कम करेंगे तभी तो आपके क्या होंगे, जो हार्ट डिजीज़ वाले जो भी पेशेंट होंगे उनके लिए हेल्थ बेनिफिट होंगे। तो इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। इसका आंसर माना गया बी, केवल 2। ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होता है एक प्रकार का पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, फूफा होता है, जिसमें कई दोहरे बंध हो सकते हैं, जैसे कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और जो एलडीएल है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसलिए जो विकल्प एक है वो गलत माना था कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता कौन है? आपका एचडीएल। और जब आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तभी हार्ट रिगार्डिंग प्रॉब्लम है वो इंक्रीज हो जाती है। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल करने के लिए मेनली रूप से सलाह दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि वो मॉर्निंग वॉक वगैरह पर जाएं, तो कुछ एक्सरसाइज और व्यायाम की उन्हें सलाह है वो दी जाती है। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा एचडीएल है वो कोलेस्ट्रॉल, एच मतलब हाई कर रहा है, किसको हाई कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल को हाई कर रहा है। एल मतलब लो कर रहा है, किसको लो कर रहा है? आपके कोलेस्ट्रॉल को लो करेगा तो क्या होगा? हार्ट डिजीज, जो हार्ट अटैक है कम आएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, एलडीएल लो कर रहा है आपके हृदयघात को
और H हाई कर रहा है, H हाई कर रहा है कोलेस्ट्रॉल को। इस अकॉर्डिंग याद करने को आप याद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमने आंसर देख लिया और व्याख्या भी देख ली। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो आपके UIV प्रोग्राम जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें मेल रूप से 7 वैक्सीन दी जा रही थी और बाद में उसमें हाल ही के वर्षों में उसमें 5 बीमारियां और ऐड की गई थी। 5 बीमारियों के वैक्सीनेशन है वो और ऐड किया था। तो उसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है विभिन्न कथन दिए गए और उनमें से आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें आपको पूछा गया है इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी शिशु होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके टीकाकरण किए जाते हैं। तो ये कथन सत्य है। सेकंड इसमें पूछा गया है इस कार्यक्रम में टीके द्वारा रोके जाने वाले 12 रोग के टीके लगाए जाते हैं। मेनली रूप से 7 थे, फिर 5 और ऐड कर दिए तो वर्तमान में कितने हो गए 12 डिजीज़ के टीके हैं, वैक्सीनेशन इसमें किया जाता है। तो ये भी सही है। थर्ड नंबर इसमें कहता है इस कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मिशन इंद्रधनुष जो प्रोग्राम है वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है। तो हमने देखा था UIP है, इसके लिए जो प्रोग्राम चलाया हुआ है वो कौन सा है, मिशन इंद्रधनुष। तो इसमें तीनों कथन है वो आपको सत्य देखने को मिलेंगे। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखिए तो ये 1985 में जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम है इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग, एक्सपेंडेड विस्तारित प्रतिरक्षण का विस्तारित कार्यक्रम EPI, उसको सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP यूनिवर्सल आपके इम्यूनाइजेशन एंड प्रोग्राम के रूप में इसे संशोधित है वो किया गया था। UIP है वो बच्चों और गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर और जो भी रुग्णता है, आपकी जो भी डिजीज़ वाली प्रॉब्लम है, इसके रोकने के लिए 12 टीके हैं। इसमें रोकने के लिए 12 टीकों से उनको बचाता है, जो भी बच्चे हैं, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको बचाता है 12 प्रकार के रोगों से। इसमें कवरेज में तेज़ी लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष की परिकल्पना 2015 में स्टार्ट की गई थी। तो 2015 में इस मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम है, इसको जो आपके PM है नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने स्टार्ट किया था। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने वर्चुअल रूप से तीव्र मिशन इंद्रधनुष IM 4.0 लॉन्च किया था। तो ये हम थोड़ा ओल्ड देख रहे हैं, तो ये आप करंट के अकॉर्डिंग अपडेट है वो कर सकते हैं। जो मिशन इंद्रधनुष है 4.0 लॉन्च हो चुका है और इससे आगे आप करंट से रिलेट करके देख लेना। ये थोड़ा ओल्ड पेपर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया है आपके विभिन्न यूनिट दी हुई है और इसमें से आपको क्या पूछा गया है कि कितने युग्म है वो सुमेलित है। जो सुमेलित युग्म है उनको बताना है आपको कि 10⁻³ किग्रा, 10⁻⁻6 माइक्रो, 10⁻⁹ नैनो, 10⁻⁻12 पिको। तो इनमें से करेक्ट आपको देखने मिलेंगे 3 ऑप्शन है वो सही है। 10⁻³ क्या होती है, किलोग्राम, किग्रा। 10⁻⁻6 क्या होती है, माइक्रो होती है। 10⁻⁹ होती है गीगा। 10⁻⁻9 होती है आपके नैनोमीटर, नैनो स्केल। जो आपके नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो उसमें आप देखते हो नैनो टेक्नोलॉजी 10⁻⁻9। 10⁻⁻12 आपकी होती है पिको। पिको क्या होती है, 10⁻⁻12 है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया न्यूटन की गति के नियम के रिगार्डिंग। न्यूटन की गति का जो प्रथम लॉ है जिसे हम जड़त्व का जो फर्स्ट लॉ उसे हम जड़त्व के नियम के रूप में भी जानते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको दैनिक जीवन में सटीक उदाहरण देखने मिलता है। देखिए न्यूटन ने गति के 3 लॉ दिए थे। एक तो दिया था फर्स्ट आपके जड़त्व का नियम, सेकंड इन्होंने दिया था संवेग संरक्षण के रिगार्डिंग लॉ, और थर्ड इन्होंने दिया था क्रिया की प्रतिक्रिया वाला लॉ। जो भी क्रिया होती है उसकी कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है और उसका एग्जाम्पल आपको रॉकेट जो प्रक्षेपण है उसमें देखने को मिल सकता है। अब जो जड़त्व वाला पूछा है इसमें क्या होता है कि जो वस्तु स्थिति है, वस्तु या ऑब्जेक्ट है, वो उसी में रहना चाहता है, जो चेंज हो उसमें विरोध करता है। तो जैसे कि आप कोई भी बेडशीट वगैरह है
उसमें डस्ट पार्टिकल लगे हुए हैं और उसको किसी डंडे की सहायता से जब आप मारते हो तो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे की ओर गिर जाते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? ये जड़त्व के लॉ का एग्जाम्पल है, वो माना जाता है। तो इसमें न्यूटन की गति के प्रथम नियम के रिगार्डिंग ये एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखने मिलेगा ऑप्शन बी। इसमें करेक्ट आंसर माना है ऑप्शन बी, पेड़ों के हिलाने पर फलों का नीचे गिरना। देखिए संवेग संरक्षण का एग्जाम्पल है ये, जो न्यूटन की गति का सेकंड लॉ था उसका एग्जाम्पल है खिलाड़ी द्वारा कैच पकड़ते समय हाथों को पीछे की ओर ले जाना। तैराक द्वारा पानी को पीछे फेंकते हुए आगे बढ़ना, ये क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन की गति का तीसरा लॉ है, उसका एग्जाम्पल है मुलायम सतह की तुलना में खिलाड़ी को ठोस सतह पर गिरने पर अधिक चोट लगना नहीं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन की व्याख्या दी हुई है उसमें आपको देखने मिलेगा कि न्यूटन की गति का जो फर्स्ट लॉ कहता है वो बताता है कि कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो सीधी रेखा या एक समान गति की स्थिति में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स है वो लगाने पर मजबूर नहीं किया जाता। जब तक बाह्य फोर्स नहीं लगाते तब तक वो उसी वस्तु स्थिति में रहती है। दूसरे शब्दों में कहें तो सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है और इसे ही जड़त्व का लॉ है वो कहा जाता है। तो जैसा कि बी ऑप्शन कहता है कि पेड़ और फल स्थिर अवस्था में है और पेड़ को हिलाने पर फल नीचे की ओर गिरता है, संतुलन बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। ये हमने इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग डिस्कस किया है। 17 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सदिश राशि हैं उनको आपको मेंशन करना है, वेग, संवेग, आवेग और विस्थापन। वेग क्या होता है? एकांक समय में तय की गई दूरी आपके वेग होती है। विस्थापन क्या होता है? जो भी दूरी तय की जाती है उसकी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है उसके मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? विस्थापन। देखिए दूरी तो क्या होती है, आप जो भी दो पॉइंट है उनके मध्य आप जो भी घूम फिर के जाते हो, जितना भी टोटल पार्ट था आपने कवर किया जाता है वो आपके दूरी में होता है। और जो भी प्रारंभिक और इनिशियल और जो फाइनल एंड पॉइंट है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होता है? आपके विस्थापन होता है। और वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? आपके दूरी बटा समय होता है, होगा नहीं, दूरी बटा समय आपकी चाल होती है, सॉरी दूरी बटा समय क्या होती है? चाल होती है, स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट माना गया। ऑप्शन जो वेग, विस्थापन, आवेग, संवेग है ये चारों ही क्या है? आपके सदिश राशियाँ हैं। देखिए फिजिक्स मुझे थोड़ी सी नॉर्मल फिजिक्स आती है, इतनी ज़्यादा हार्ड कोर फिजिक्स है वो नहीं आती, पर जितना भी मुझे कंटेंट आता है तो वो मैं अच्छे से आपको डिलीवर करने की कोशिश है वो करूँगी। सदिश राशि होती हैं ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें क्या हो, आपकी डायरेक्शन भी दिए हुए हो और उनका कोई ना कोई परिणाम दोनों होते हैं। तो जो वेक्टर होती है, वेक्टर जो भी राशियाँ होती हैं उनमें क्या होता है? आपकी डायरेक्शन भी होती है एज वेल एज उसका मैग्नीट्यूड है, उसका परिमाण है वो भी दिया होता है, मैग्नीट्यूड भी दिया होता है। इसके एग्जांपल देखने को मिलेंगे, संवेग जो रे की संवेग है, एक्सीलरेशन है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है आपके। और इसके अलावा संवेग, कोणीय वेग, बल, विद्युत क्षेत्र, वेग, आवेग और विस्थापन वापस रिपीट हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेग और आवेग और संवेग, कोणीय वेग जो भी आपके बल वगैरह फोर्स है, विद्युत क्षेत्र है और एक्सीलरेशन त्वरण। वेग में परिवर्तन को एक्सीलरेशन कहते हैं, आई थिंक। इसको चेक कर लेना आप। मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या होता है? मानक होता है, प्रतीक वगैरह होता है। 18 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दही को मेथने से मक्खन के अलग होने का क्या रीजन होता है? दही को जब भी मिलाया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, उसका मेन रीज़न क्या होता है? आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। जो फ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूगेशन की तकनीक है, उससे दही से मक्खन को अलग किया जाता है। दही एक क्लोराइड है और इसमें परीक्षित प्रावस्था द्रव्य है, अर्थात कि
जल, और परिक्षेपण माध्यम ठोस अर्थात की वसा है, फैट है वो आपको देखने मिलती है। और इस प्रकार ये क्या बनता है, एक प्रकार का कोलाइडल विलियन को जेल कहते हैं। कोलाइडल विलियन को विलियन इसको जेल कहते हैं। दही एक क्लोराइड है। इसको वापस देख लेते हैं, सॉरी। सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की तकनीक है, उसकी वजह से दही से मक्खन को अलग किया जाता है। दही एक प्रकार का क्या है, कोलाइड है, और इसमें आपको देखने मिलेगा लिक्विड के रूप में इसमें वाटर देखने मिलेगा, और ठोस के रूप में इसमें वसा है वो देखने को मिलती है। और इस प्रकार ये कोलाइडल विलियन है, इसको जेल कहते हैं। और जब सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगाया जाता है, एक समाधान है जिससे इस कोलाइड या निलंबन से पदार्थ को पृथक है वो किया जाता है। तो अब केंद्रीय बल है, उसकी सहायता से दही से घी को अलग किया जाता है, मक्खन को अलग किया जाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन, जब पेड़ की इस शाखा को तेजी से हिलाया जाता है तो कुछ पत्तियां पेड़ से नीचे गिर जाती हैं, जड़त्व। ऑप्शन बी। अभी भी हमने बात की थी इसके रिगार्डिंग, डिस्कस किया था। 20 नंबर का क्वेश्चन, मास के रिगार्डिंग पूछा गया, द्रव्यमान है, ये इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। जो आपका मास होता है वो आपने देखा होगा, एक होता है मास, एक होता है भार, ये होता है वेट, और ये होता है आपके मास। इसमें एक में तो देखते हो कि कहीं भी ले जाओ, जो आपकी मात्रा होती है वो चेंज नहीं होती, जो वैल्यू है वो उसमें कोई चेंज नहीं आता, जबकि एक में आपको बार बार चेंज है वो देखने मिलता है। तो यहाँ पर जो कथन देखने में दिया हुआ है कि सत्य कथन इनमें से कोई भी नहीं है, इसमें डी आंसर माना है। उपयुक्त तीनों कथनों का भार एफ जो फोर्स है वो बराबर होता है एम ए, यानी कि मास और एक्सेलरेशन से संबंधित है। जो मास है वो कभी भी आपका बदलता नहीं। इसमें क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो ए ऑप्शन दिया हुआ था, इसका मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता। जो आपका द्रव्यमान है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, आपका बाहर है वो चेंज करता है। बाहर है उसमें देखते हो कि जैसे लिफ्ट में जाते हो तो लिफ्ट जैसे ऊपर से नीचे की ओर जा रही तो आपको आपके वेट में थोड़े से ऐसे कमी, हल्का है वो फील होता है, क्योंकि हम जो पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स है उसके नियर जा रहे हैं। तो बाहर में चेंज आपको देखने मिलेगा, मास में कोई भी चेंज है वो नहीं देखने मिलेगा। मास यहाँ पे भी, अर्थ पे भी वही है, वही आपको मून पर, चंद्रमा पर देखने मिलेगा, वही अदर किसी प्लेनेट पर आपको जाओगे तो वही सेम मास है वो देखने मिलता है। तो मास है, ऐसे मान लो कि हड्डियों के अंदर जो मास पुतले है वो चेंज नहीं होगा, और जो आपका भार है वो बार बार चेंज होता रहता है। कहीं खाना ज़्यादा मिलेगा भार बढ़ जाएगा, खाना कम मिलेगा भार कम हो जाएगा। तो याद रखने के अकॉर्डिंग ऐसे याद रख सकते हो। वेट है, ऐसे होता है, वेट बढ़ता करता रहता है, तो उस अकॉर्डिंग आप याद करने को रख सकते हो कि वेट बढ़ता करता है। तो वेट में चेंज आता है, जो वेट में चेंज नहीं आता, जिसमें चेंज नहीं आता वो क्या होता है, आपका मास होता है। ऐसे भी याद रख सकते हो, एक को याद रख लो, इनमें से किसी एक को याद रख लो, दूसरा उसका अपोजिट है। तो इसका मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता। बी ऑप्शन कहता है भूमध्य रेखा से जब भी आपके पोलर रीजन में जाते हो तो जाने पर ये बढ़ता है, नहीं, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होता तो बढ़ेगा भी नहीं। थर्ड है गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा, यह गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में होता है। अरे इसमें जब कोई चेंज ही नहीं होगा तो क्यों होगा, तो ये सब इसमें किसके दिए हुए हैं, आपके वेट के रिगार्डिंग पॉइंट है वो दिए हुए हैं। अब एक क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर व्याख्या में तो कुछ ज़्यादा पॉइंट दिए हुए नहीं है। भार बराबर बताया हुआ है, भार फोर्स बताया है एफ बराबर एम ए। मास और एक्सेलरेशन से का तो जो गुणनफल होता है वही क्या होता है, आपके फोर्स होता है। और द्रव्यमान नहीं बदलता, और द्रव्यमान का मान है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है। तो इसके रिगार्डिंग हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आपको पूछा गया है कथन और कारण के रिगार्डिंग दिया हुआ है। कथन कहता है कि टेनिस बॉल को मैदान की तुलना में पहाड़ों पर उछालने पर वह अधिक ऊंचाई पर पहुंचती है। ऊंचाई के साथ जो गुरुत्वीय त्वरण के मान है उसमें कमी आती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी, ए और आर दोनों सही है, और इसकी सही व्याख्या करते हैं।
गुरुत्वीय त्वरण में क्या होता है, चेंज आता है। जैसे ही आप हाइट पर जाओगे, गुरुत्वीय त्वरण का मान है जो जी है, स्मॉल वाला जी, इसमें कमी देखने मिलेगी। जैसे आप पृथ्वी के सेंटर की तरफ जाओगे, डीप गहराई में जाओगे, तभी जी के मान में, वैल्यू में कमी आपको देखने मिलेगी। जब बिल्कुल पृथ्वी के सेंटर में पहुंच जाओगे तो जी का मान आपको 0 देखने मिलेगा। और जब टेनिस बॉल को मैदानों की तुलना में पहाड़ पर उछालते हैं तो वो अधिक ऊंचाई पर जाती है, क्योंकि उस पर आपका ग्रेविटेशन जो फोर्स है, जी है, वो इतना इफेक्ट है, वो नहीं करता हाइट पर जितना कि नीचे कर रहा है। तो इस वजह से कथन और कारण दोनों सही माने गए हैं। क्वेश्चन की व्याख्या देखोगे तो यहाँ पर बताया गया है जो एक्सीलरेशन पहाड़ी है, इंग्लिश हिंदी में देख लेते हैं। पहाड़ी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, एक्सीलरेशन है, ये पृथ्वी की तुलना में छोटा होता है। वेग में परिवर्तन की दर कम होती है, और वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण होता है, त्वरण या एक्सीलरेशन होता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण एक्सीलरेशन का मान ऊंचाई के साथ घटता है, इसलिए टेनिस की गेंद है वो मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक ऊंचाई पर उछलती है। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन, तेल की जो बूंद है, छोटी बूंद पानी की सतह पर फैल जाती है, इसका क्या रीजन है। तेल का पृष्ठ तनाव, रीजन तो इसमें पृष्ठ तनाव ही होना चाहिए, या तो तेल का पृष्ठ तनाव अधिक है या फिर जल का पृष्ठ तनाव। आई थिंक ये ऑप्शन होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या है इसमें, देखिए इसमें विस्कोसिटी तो क्या किसके रिगार्डिंग होते हैं, जो गाढ़ापन होता है उसके रिगार्डिंग होती है। गाढ़ा मैंने सही गलत लिखा है, गाढ़ा और पतला होता है, उसके रिगार्डिंग क्या होती है, विस्कोसिटी होती है। जैसे ग्लिसरीन में आपको विस्कोसिटी है वो मैक्सिमम देखने मिलती है, पेट्रोल डीजल है उसमें विस्कोसिटी आपको कम देखने मिलती है। और ये पृष्ठ तनाव वाला इसमें ऑप्शन है जल का पृष्ठ तनाव, सॉरी इसमें हमारा गलत लगा था, इसमें आंसर माना है जल का पृष्ठ तनाव है वो अधिक होता है। जो तेल वाला है उसकी तुलना में जल का जो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है, वो मैक्सिमम होता है। इस वजह से एक छोटी बूंद तेल की एक छोटी बूंद पानी की सतह पर डालोगे तो वो फैल जाती है। जल का पृष्ठ तनाव है वो तेल के पृष्ठ तनाव से अधिक होता है, इसलिए जब पानी पर तेल डाला जाता है तो वो पानी के जो सतही तनाव है उसका मान अधिक होने की वजह से तेल के सभी दिशाओं में फोर्स लगता है, और वो पानी पर क्या होता है, फैल जाता है। पानी पर फैल गया, पानी है, पानी वो अधिक उसका है, और तेल तो क्या है, एक बूंद मात्र है, तो पूरा फैल जाएगा। पानी का सरफेस टेंशन अधिक होता है, तेल की तुलना में पानी का सरफेस टेंशन है वो अधिक होता है। इसी वजह से जब समुद्र में तेल का रिसाव वगैरह हो जाता है तो वो ऊपर की ओर उसकी एक परत है वो आपको देखने मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया 23वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। कृत्रिम फलों को पकाने के लिए एथिलीन यूज़ करते हैं, एथिलीन फलों को पकाने के लिए यूज़ करते हैं, और एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन है जो आपका होता है एसिटिलीन, ये होता है प्लास्टिक बनाने के लिए। एसिटिलीन को यूज़ किया जाता है प्लास्टिक बनाने के लिए। जो एथिलीन होता है वो होता है फलों को पकाने के लिए। फिर है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या है, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक होता है धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, और यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। शीतल पेय, शीतल पेय इसमें आंसर होगा, शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 शीतल पेय। जो आपकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है उस पर इसको कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको ही प्रेशराइज करके पैक है वो किए जाते हैं। और डी ऑप्शन है क्वार्ट्स, क्वार्ट्स है सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड है वो क्वार्ट्स होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी माना है कि जो कृत्रिम फल होते हैं
इनको पकाने के लिए एथिलीन, बेकिंग सोडिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, शीतल पेय CO2 और क्वार्ट्ज सिलिकॉन ऑक्साइड। 24 नंबर का क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो आपके जो ब्रेन में होती है, पीयूष ग्रंथि होती है जो आपके सेरेब्रम में होती है, सॉरी हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस वाले बॉडी में आपको नहीं देखा होगा कि बॉडी के मान लो यहाँ पर 2 पार्ट कर लेते हैं, एक होता है हाइपोथैलेमस वाला पार्ट, और तो इस हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में आपको क्या देखने मिलती है, पिट्यूटरी ग्लैंड है वो देखने मिलती है, पीयूष ग्रंथि है, आप इसे मान लो पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड है वो देखने मिलती है। और यहाँ पर आपको पीनियल ग्लैंड है जो सोने जागने के चक्कर को कंट्रोल करती है, पीनियल ग्लैंड है वो देखने मिलती है। तो जो पीयूष ग्रंथि है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है आपके कौन से हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। पीयूष ग्रंथि विभिन्न हार्मोनों को कंट्रोल करती है, इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये बहुत सारे हार्मोन हैं उनको कंट्रोल करती है, उनमें से एक ऑक्सीटोसिन को कंट्रोल करती है जो कि आपके जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें बेबी का दूध वगैरह प्रोवाइड करवाने के लिए काम आता है। ये यहाँ पर बताया हुआ है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भावस्था के बाद में महिला में दूध का निर्माण करता है, करेक्ट है। सेकंड है, शरीर में आयोडीन की कमी होने से थायरोक्सिन की अधिकता हो जाती है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड रोग होता है, तो इसे थायरोक्सिन हार्मोन है इसकी अधिकता हो जाती है। थर्ड आपको देखने मिलता है, बाल्यावस्था में वृद्धि हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी कमी होगी तो बौनापन होगा, और अधिकता होगी तो बहुत अधिक महाकाय यानी कि बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। तो ग्रोथ हार्मोन है ये बैलेंस होना चाहिए, बहुत अधिक हो गया तो वो महाकायता रोग हो जाएगा, महाकायता, और बहुत ही कम हुआ है, छोटा सा हुआ है तो इसे बौनापन डिजीज हो जाएगी। तो बौनापन है मंद बुद्धि का नहीं होता है, लेकिन यह बौनापन मंद बुद्धि का नहीं होता, ग्रोथ हार्मोन की वजह से जो बौनापन होता है वो मंद बुद्धि का नहीं होता। उपयुक्त में से सही कथन माना गया केवल 3 कथन है वो सही है। कैसे, देखिए, स्तनपान के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो दूध के उत्पादन को बढ़ावा देता है और स्तन ग्रंथियों से दूध की निकासी शुरू कर देता है। ए गलत क्यों आता है, विकल्प ए गलत है। स्तनपान के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भावस्था के बाद में महिला में दूध के निर्माण करता है जो दूध के उत्पादन को बढ़ाता है। इसमें दिया हुआ दूध के निर्माण करता है, दूध के, जबकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसका काम क्या होता है, दूध को बढ़ाना, दूध की जो मात्रा होती है इसको इंक्रीज करना होता है। इतना डेप्थ तो मैंने भी नहीं रीड किया था, मुझे भी इतना ही पता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये दूध के रिगार्डिंग है, ये दूध का इंक्रीज करता है। यहाँ पर ये बताया हुआ है स्तन ग्रंथियों से दूध की निकासी शुरू करते हैं, जो होती है आपकी ग्लैंड वगैरह हैं, मेमरी ग्लैंड है, स्तन ग्रंथि है, उनसे दूध की निकासी शुरू करते हैं। इस वजह से जो पहला वाला है वो गलत माना था। सेकंड है, आहार में आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, अतः विकल्प बी गलत है। हाइपोथायराइडिज्म, आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता। थायरोक्सिन, देखिए अपने जो थायराइड और पैराथायराइड, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन इसका सिक्रेशन होता है, और आयोडीन की कमी होगी तो इसमें अधिकता थोड़ी होगी, इसमें तो कमी देखने मिलेगी ना। इसमें जो ऑप्शन में यहाँ पर व्याख्या की गई है वो बताया है आहार में आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। इसमें आपके मेनली जो हमें सुनने को मिलता है कि आयोडीन युक्त नमक खाइए, और इसमें क्या होता है वो आपको अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मैं बोल रही हूँ उसको, थायराइड एक डिजीज़, अभी मैं उसको नाम भूल रही हूँ, उससे आपको बचाता है। आई थिंक घेंगा, गलगन रोग जिसे कहते हैं, घेंगा या गलगन रोग, तो इससे आपको बचाता है। इस क्वेश्चन की आप व्याख्या ही देख लेना और अदर आप देख लेना
नेक्स्ट जब हम पार्ट कवर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो इसमें इस पार्ट को हम अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो स्तनपान के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है और वो दूध के उत्पादन को बढ़ाता है और जो स्तन ग्रंथि है उनसे दूध की निष्कासन शुरू कर देता है। आयोडीन की कमी होती है तो हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, और आयोडीन की अधिकता होती है तो हाइपोथायराइडिज्म का कारण बनती है। विकास हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है, इसकी कमी से बौनापन और इसकी अधिकता से गिगांटिज्म हो सकता है। वयस्क में कमी से साइमंड्स और अधिक से एक्रोमेगाली है वो हो सकता है। ये किसके रिगार्डिंग बताया गया है? ये ग्रोथ हार्मोन के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि ग्रोथ हार्मोन अगर बच्चों में कम हो रहा है तो बौनापन और गिगांटिज्म हो सकता है, और अगर बड़ों में हो रहा है, वयस्क में हो रहा है, एडल्ट में, तो साइमंड या फिर एक्रोमेगाली हो सकता है। नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। देख रहे हैं 25 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मानव शरीर में के लिए जल की आवश्यक है, क्योंकि जल है ये जीव तंत्रों के अधिकांश पदार्थ जल में घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। एक प्रकार का उपापचय पदार्थ का काम करता है और शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन बनाता है। तो इसमें करेक्ट आपसे पूछा गया तीनों कथन सत्य हैं, उपयुक्त सभी सत्य हैं। जो वाटर है जिसमें आपकी मान लो कि कुछ विटामिन होते हैं वो वाटर में घुलनशील होते हैं, कुछ वसा में, जिसमें वसा वाले होते हैं आपके विटामिन बी, विटामिन सी, और जो जल में घुलनशील होते हैं विटामिन ए, डी, ई, ऐसे होना चाहिए। कभी कभी इनमें उल्टा सीधा मेरे को भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। इनमें कुछ जल में होते हैं, कुछ वसा में होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया कि जीव तंत्रों में अधिकांश पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं, एक प्रकार का उपापचय पदार्थ है, और शरीर में जो पीएच है, एसिड और बेस है, इसको बैलेंस बनाने का कार्य है वो करता है। तो अभी हम 5-7 मिनट का ब्रेक लेके फिर वापस क्लास रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको हम 25वें नंबर के क्वेश्चन तक एक बार क्लास को पॉज कर रहे हैं।